हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके 12th बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका में मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी होता है। यहां से बच्चा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम पूरा खोल खोल के पूछे जाते हैं, यानी भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है नाभिक। और बच्चा इस नाभिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चा आज इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इसी टॉपिक के अंतर्गत अल्फा बीटा और गामा किरण के बीच में अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए एकदम काम का होने वाला है और खासकर तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिखता है। ये 5 नंबर में मिलेगा बच्चा कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के बीच में तुलना करे या अंतर स्पष्ट करे। तो चलो बच्चा, बिना देर किए हुए सबसे पहले टॉपिक नेम लेते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व क्या बच्चा? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व यानी बच्चा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके बारे में बच्चों स्टडी करेंगे हम लोग। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है बच्चा कि रेडियो सक्रिय तत्व कहते किसको है। तो देखो बच्चा, हमारे प्रकृति जो है बड़ी विचित्र है, अलग अलग रंग दिखाती है, लेकिन सभी रंग बहुत मनमोहक होता है। यहाँ की सभी घटनाएं दिल को छूने वाली होती है। तो बच्चों, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो अपने आप टूटते हैं। यानी बच्चा, फोर्स नहीं लगाना है, उनको तोड़ने के लिए आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो अपने से टूटेंगे, आप रोक भी नहीं सकते। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः, मतलब बच्चा अपने आप विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। तो बच्चों, ऐसे तत्वों को, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। तो अरे सर, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल बच्चा, ये डिफिनेशन बहुत आसान है अगर एक बार अच्छे से सुन लिया जाए। तो सर, हमने तो अच्छा से नहीं सुना, एक बार फिर से सुना दो। देखो बच्चा, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं, अपने आप टूटते हैं और अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं या ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया, अब नोट करा लो। चलो बच्चा, यहां पे नोट कर लेते हैं। प्रकृति में, प्रकृति में कुछ, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो स्वतः, जो स्वतः, स्वतः का मतलब होता है बच्चा अपने आप, जो स्वतः विखंडित होकर, जो स्वतः विखंडित होकर, जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा कण, स्वतः विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, और गामा किरण, और गामा किरण
और गामा किरणों कर देते हैं, और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ऐसे तत्वों को बच्चा, ऐसे तत्वों को, ऐसे तत्वों को रेडियो, ऐसे तत्वों को बच्चों रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब यहां पे देखोगे रेडियो सक्रिय तत्वों को, रेडियो, अब ये ना कि पदार्थ पूछ दिया तो आप कहेंगे सर तत्व पदार्थ अलग होता है, लग रही है अलग हो गया, नहीं बच्चा, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं यहां पे रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्वों को, रेडियो सक्रिय तत्वों को रेडियो सक्रिय पदार्थ भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों को रेडियो सक्रिय, सक्रिय पदार्थ, पदार्थ भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये डिफिनेशन भारी है क्या? भारी तो होना नहीं चाहिए बच्चा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चा, जैसे रेडियम है, रेडियम है बच्चा, यूरेनियम है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, पोलोनियम है, रुबोडियम है, रुबोडियम है। ये सब बच्चा रेडियो सक्रिय तत्व के एग्जाम्पल है। प्रैक्टियम है, प्रैक्टियम है बच्चा। अब कर देते हैं इत्यादि। तो बच्चों इतना अगर आप लिख देते हो, अगर पूछता है आपसे कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या कहते हैं, तो मेरे जैसे अगर कोई भी टीचर होगा बच्चा तो 2 नंबर तो आपको दे ही देगा। 2 नंबर का सवाल है। आप कहोगे सर अगर आपके जैसे टीचर नहीं होंगे फिर भी देगा बच्चा, उसको देनी मजबूरी है, क्योंकि जो प्रश्न था उसका जवाब हो गया। अब बच्चा यही पे एक और प्रश्न पूछ ली जाती है कि रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। बच्चा यही पे एक और सवाल हो जाता है कि रेडियो सक्रियता क्या है। रेडियो सक्रियता ये भी पूछ लिया जाता है बच्चा। रेडियो सक्रियता मतलब बच्चा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ये भी पूछ लिया जाता है बच्चा कि रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कर, रेडियो सक्रियता को परिभाषित करे। अब कहोगे सर ये कैसे लिखे? अरे यही, ये याद है तो ये भी याद है, कैसे से? तो यदि कोई रेडियो सक्रिय तत्व या यदि कोई तत्व स्वतः विखंडित होकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण को उत्सर्जित करता है, तो बच्चा इसी घटना को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण को उत्सर्जित करने की क्रिया को बच्चा रेडियो सक्रियता कहते हैं। लिख देते हैं रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा किसका बच्चा? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा अल्फा कण, बीटा कण, बीटा कण और गामा किरण और गामा किरण को उत्सर्जित, को उत्सर्जित करने की, उत्सर्जित करने की घटना को, उत्सर्जित करने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब बोलो बच्चा क्या प्रॉब्लम है जी इसमें? नहीं सर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो
तो बच्चा अगर 2 नंबर में ये पूछ ले, दोनों का ही जवाब आपके सामने है और दोनों का आंसर करने लायक है बच्चा। हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में सबसे अधिक कौन मिलता है? तो यूरेनियम पाया जाता है। कौन सी रेडियो सक्रिय तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बच्चा जवाब बोलिएगा यूरेनियम। हाँ जी, यूरेनियम। क्या बच्चा? यूरेनियम। ठीक है बच्चा, तो यहां नोट कर लेते हैं, करा दीजिए सर। देखो, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व क्या है बच्चा? यूरेनियम है। अच्छा सर, यूरेनियम। हाँ बच्चा, यूरेनियम है। हाँ सर, यूरेनियम को तो जानते हैं, 92-235। हाँ बच्चा, यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-234, यूरेनियम 92-238। ये समस्थानिक है, इसके पिछले वीडियो में उसकी चर्चा भी हुई है। अच्छा सर, ये तो समझ गए। तो बच्चा अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या है, तो इसका भी जवाब है, और अगर पूछ ले कि रेडियो सक्रियता से क्या समझते हैं, तो इसका भी जवाब है। बच्चा याद रखिएगा, आपके 12th बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मॉडर्न फिजिक्स। जहां पढ़ना कम है और नंबर बच्चा बहुत ज्यादा आता है, क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम के नजरिए से तो लाजवाब टॉपिक है बच्चा ये। अब एक और क्वेश्चन है बच्चा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच तुलना करें। तो बच्चों शुरू करते हैं यहां पे। अब तो टेबल की जरूरत पड़ेगी बच्चा। यहां पे सबसे पहले हेडिंग लेते हैं अल्फा कण और बच्चा बीटा कण और गामा किरण की तुलना करे, या बच्चा दे सकता है अंतर लिखे। तो बच्चा यहां पे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण की तुलना करे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो भी बच्चा 5 नंबर के लिए। ये भी कह सकता है कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के गुणों की तुलना करे, या बच्चा ऐसे भी पूछ लेता है कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में अंतर लिखे। ये बच्चा अगर क्वेश्चन की बात करे, इसका नंबर वेटेज की बात करे बच्चा, तो ये 5 अंक का सवाल हो जाता है। और यहां से ऑब्जेक्टिव तो अपने आप बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो बच्चों आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बन ही जाता है। ऑब्जेक्टिव तो बच्चा यहां अपने आप बन जाएगा। हो गया बच्चा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे बच्चा। तो सर टेबल बना, हाँ बच्चा यहां पे एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? टेबल बनाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना? ठीक है बच्चा। अब टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यहां पे कुछ चीजों को ध्यान देंगे बच्चा। यहां पे ध्यान देंगे, एक टेबल बना देते हैं। अब थोड़ा सा होल्ड करोगे बच्चा, वेट करोगे। अब तो टेबल ओबल बनाना, बिना टेबल बनाए तो काम चले। ठीक है। अब बच्चा यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ लिखेंगे गुण, यानी बच्चा यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज। अभी यहां पे एक टेबल बनाएंगे बच्चा, के बाद यहां पे लिखेंगे बच्चा क्या सर, तो यहां पे लिखने वाले हम अल्फा कण, और बच्चा यहां पे तो हम लिखेंगे बीटा कण। अच्छा सर, और यहां पे बच्चा हम लिखने वाले हैं गामा। ये कुछ बातें होने वाली है।
अब इनके टेबल को तैयार करते हैं बच्चों, टेबल को तैयार करते हैं। अब यहां से बच्चा इस तरह से क्या बच्चा, बच्चा यहां पे लाइन हो गया। अब बच्चा अगर इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा, अब यहां पे ध्यान देंगे, ये तो गुण लिखना है, बस इसमें बताना है भेदन क्षमता क्या होगी, प्रकृति क्या होगी इस। अब यहां बच्चा इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। लिखेंगे हम लोग अल्फा कण के बारे में, इसमें बच्चों हम लोग लिखेंगे बीटा कण के बारे में, लिखेंगे और उधर लिखेंगे गामा किरण। ठीक है बच्चा, अब यहां से टेबल शुरू करते हैं। भाई अब सबसे पहले अब हुआ बच्चा कि प्रॉपर्टी में क्या लिखना चाहते हैं इसे। सबसे पहले तो हम लोग उसके प्रकृति की चर्चा करेंगे कि कौन किस प्रकृति का होता है। देखो बच्चा, यहाँ सबसे पहले इनकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में समझ। तो देखो बच्चा, अल्फा कण जो है ये धानावेशित होता है। अल्फा कण कैसे होता है बच्चा, यह धानावेशित होता है, यह धानावेशित कण है। अल्फा कण कैसा भाई, यह धानावेशित कण है और वास्तव में, और वास्तव में क्या बच्चा, और वास्तव में हीलियम क्वी आयन यानी He++ को अल्फा कण कहते हैं। वास्तव में बच्चों हीलियम द्विआयन को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण तो धानावेशित है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझ के चलिएगा। अब आते हैं बीटा कण में बच्चा, तो यह अगर बीटा कण की बात करें तो यह ऋणावेशित कण है, यह ऋणावेशित कण है, यह ऋणावेशित कण है और वास्तव में बच्चों ध्यान दीजिएगा, और वास्तव में तीव्रगामी, और वास्तव में तीव्रगामी यानी हाई एनर्जी के साथ चलने वाले इलेक्ट्रॉन, और वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को, वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं, बीटा कण कहते हैं। अब बच्चों बात आ गई गामा किरण की। ये गामा किरण जो है बच्चा, यह विद्युता उदासीन होता है, यह विद्युता उदासीन होता है, यह विद्युता उदासीन होता है। गामा किरण की बात करें बच्चा, यह विद्युता उदासीन होता है, होती है, ठीक है। यह एक प्रकार की, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात ध्यान रखना बच्चा। गामा किरण एक प्रकार की ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बच्चों इस बात को याद रखना कि जो अल्फा कण है ये तो धानावेशित होता है। अल्फा कण का नेचर कैसे होता है बच्चा, तो धानावेशित होता है। बीटा कण की अगर नेचर की बात करें बच्चा तो ऋणावेशित होता है, और अगर बात करें बच्चों हम लोग गामा किरण की तो यह विद्युता उदासीन। ये बच्चा आपका अगर प्रॉपर्टी के अनुसार देखे तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये बच्चा आपका पहला प्रॉपर्टी था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बच्चा पहला प्रॉपर्टी था, ये प्रकृति के बारे में हम तीनों के बीच ये कंपेयर था, ये इनकी नेचर के बारे में। तो बोला इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चा दूसरे प्रॉपर्टी पे, यानी हम बात कर रहे हैं अब द्रव्यमान का। किसकी बात करेंगे बच्चा, तो द्रव्यमान
मान का। किसका बच्चा? द्रव्यमान का। तो बच्चा अल्फा कण जो है, अल्फा कण यानी हीलियम द्विआयन, इसमें बच्चा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है, यहां पे लिख दे रहे बच्चा, अल्फा कण का, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान 100.6 × 10⁻⁻27 केजी होता है। कितना बच्चा इसका द्रव्यमान होता है? अब यही बच्चा यहां अगर बीटा कण की बात करें तो बीटा कण का, बीटा कण का द्रव्यमान, बीटा कण का द्रव्यमान, ये तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो 9.31 गुणे 10⁻31 केजी होता। अब कहोगे सर इसका द्रव्यमान, तो बच्चा ये तो खुद एक प्रकार की ऊर्जा है, यह किरण है, तो इसका द्रव्यमान नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग ये लिखेंगे कि गामा किरण जो है द्रव्यमानहीन होता है, द्रव्यमानहीन होता है। गामा किरण द्रव्यमानहीन होता है, मतलब बच्चा इसका द्रव्यमान नहीं होता है। तो यहां बच्चा आपने देखा अल्फा कण का द्रव्यमान 6.67 गुणे 10⁻27, बीटा कण का देखा बच्चा 9.31 गुणे 10⁻31, और गामा किरण का देखा बच्चा द्रव्यमानहीन होता है क्योंकि इस पे कोई द्रव्यमान नहीं होती है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, और यहां तीसरी प्रॉपर्टी बच्चा आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? तो तीसरी प्रॉपर्टी तो हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं बच्चा, अल्फा कण हीलियम द्विआयन है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चा 2 चार्ज तब प्लस आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तब हीलियम द्विआयन में बच गया केवल 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो केवल 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो बच्चा यहां लिख देंगे अल्फा कण पर, ये बच्चा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर आवेश का मान, बच्चों अल्फा कण पर आवेश का मान प्लस 3.2 को प्रोटॉन के बराबर 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये बच्चा हो गया अल्फा कण पर आवेश का मान। अब अगर बीटा कण की बात करें बच्चा, तो बीटा कण तो इलेक्ट्रॉन है जी, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। हाँ सर, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन का ही हो जाएगा। तो बीटा कण पर आवेश, बीटा कण पर आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये बात तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा? नहीं, ये वाली कहानी तो सभी को समझ में आ गया होगा। और बच्चा अगर गामा किरण की बात करें तो ये तो ऊर्जा है, इसमें चार्ज नहीं होता है। तो बच्चा गामा किरण जो है क्या आवेश, गामा किरण कैसे होता है बच्चा? आवेश, मतलब इस पे आवेश होता ही नहीं है, आवेशहीन होता है। अब कहोगे सर 3 प्रॉपर्टी तो लगभग हम लोगों को समझ में आ गया सर, कुछ और प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या? बिल्कुल बच्चा 2-3 प्रॉपर्टी तो लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो 5 प्रॉपर्टी तो आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 5 गुण तो लिखना ही चाहिए। तो बच्चों चलो हम अगले पेज पे चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई कि यहां पर फिर से आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ गई। और बच्चों यहां हम लोग लिखेंगे गुण को, और इसमें लिखेंगे बच्चा कण को, इसमें बच्चा लिखेंगे हम लोग कण को, ठीक है भाई। और यहां लिखेंगे बच्चा, इसमें तो हम लिखना चाहेंगे अल्फा कण, इसमें तो हम लिखना चाहेंगे बीटा कण को।
इसमें तो बच्चा लिखेंगे हम बीटा कण को, और इधर लिखेंगे गामा किरण। तो लिख भी देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लिख लो बच्चा। यहां लिखेंगे गुण, ये तो गुण था। यहां बच्चा लिखेंगे अल्फा कण, और यहां लिखेंगे बीटा कण, ये तो चल ही रहा था। और यहां लिखेंगे बच्चा गामा किरण। अब बच्चा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग वेग का। चौथे नंबर पे कंपेयर कर लेते हैं बच्चा वेग, या फिर आप बोल सकते हो चाल। बच्चों हम लोग कंपेयर कर दे वेग और चाल का। तो देखो बच्चा, अल्फा कण जो है इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/100 गुना होता है, यानी प्रकाश के वेग का 100वां भाग होता है। और वही गामा का बराबर होता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका बच्चा 1/10 होता है। यहां कंपेयर प्रकाश के रिस्पेक्ट में होगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे अल्फा कण का वेग, अल्फा कण का वेग प्रकाश, अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग के 1/100 गुना होता है। तो बच्चा अल्फा कण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के 1/100 गुना होता है। ठीक है बच्चा, यानी तीनों में सबसे धीमा यही चलता है, सबसे स्लो स्पीड इसी का है। अब बच्चा यहां लिखते हैं बीटा कण का वेग, बीटा कण का वेग, बीटा कण का वेग प्रकाश के, बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग के, प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है, 1/10 गुना होता है। कितना होता है बच्चों? 1/10 गुना होता है। और इसका तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण, गामा किरण का वेग, गामा किरण का वेग, क्योंकि गामा किरण तो बच्चा विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बच्चा ये चाल की समानताएं होगी। गामा किरण का वेग प्रकाश के, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो बच्चों इतनी बातें तो आप सबों को क्लियर होगी ना? यहां तक तो बातें क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर होना ही चाहिए। अब बच्चा हम लोग बात कर लेते हैं भेदन क्षमता का। तो जो तेज चलेगा वो ज्यादा भेदेगा, भेदन मतलब आर पार करने की क्षमता, भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता मतलब बच्चा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, यहां बच्चा बात हो रही है भेदन क्षमता, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा अंदर जाएगा, आर पार करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो बताओ बच्चा सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? गामा का। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा बच्चा? तो गामा का होगा। सबसे कम किसका है? इसका। ये उल्टा कर लेना बच्चा, अल्फा कण की, अल्फा कण की भेदन, भेदन भी दे सकता, भौ की जगह वह भी दे सकता है, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता सबसे, भेदन क्षमता सबसे कम होती है, भेदन क्षमता बच्चा सबसे कम होती है। अब इसमें देखे बच्चा, और इसका सबसे अधिक होता है गामा किरण की, गामा किरण की, गामा किरण की भेदन क्षमता, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है। ये बच्चा ध्यान देना, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चा ये तो बीच बिचवा हो गया, इसका अल्फा से ज्यादा गामा से कम होता है। तो बच्चों यहां लिख देंगे बीटा कण की
बीटा कण की भेदन क्षमता, बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक, अल्फा कण से अधिक, अल्फा कण से अधिक और अल्फा कण से अधिक और अल्फा कण से अधिक और गामा किरण से, और गामा किरण से कम होता है। और बच्चा गामा किरण से जो होता है वह कम होता है। बोलो ये भी बात है बच्चों समझ में आ गई होगी? ये बात भी तो बच्चा समझ में आ गई होगी ना? हाँ सर ये बात भी तो समझ में आ ही गई। अब बच्चा इसको ऐसे लिख देते। अब बच्चों बात होती है आयनीकरण क्षमता की। तो देखो जिसमें मास ज्यादा है, जिसमें चार्ज ज्यादा है बच्चा, वो ज्यादा किसी चीज को आयनीकृत करता है। तो अब बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग आयनीकरण क्षमता की। 5 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। आयनीकरण क्षमता, तो बच्चा सबसे हेवी पार्टिकल और सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो तो अल्फा के पास है। तो बच्चा अल्फा कण की जो आयनीकरण क्षमता है वो सबसे अधिक होगा और सबसे कम होगा बच्चा गामा का। यहां लिख लेते हैं बच्चों अल्फा, अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता, अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता सबसे, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है बच्चा, इसकी बात करें तो बीटा कण की आयनीकरण क्षमता, बीटा कण की आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता अल्फा कण से कम, अल्फा कण से कम और इससे ज्यादा होता बच्चा गामा किरण से, अल्फा कण से कम, गामा किरण से अधिक होता है, गामा किरण से अधिक होता है। अब आती बात इसकी बच्चा, तो गामा किरण, गामा किरण की आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती। अब बोलो बच्चा इतनी बातें तो क्लियर होगी ना? इसका सबसे ज्यादा है उसका कम है। अब बच्चा ये थोड़ा सा एक बच गया तो एक लाइन और लिख देते हैं, एक प्रॉपर्टी और जोड़ देते हैं। ऐसे 5 प्रॉपर्टी लिख दोगे बच्चा तो आपका काम तो हो ही जाएगा। एग्जाम वाले 5 नंबर आपको दे देंगे बच्चा। आपको अगर सर ये तो थोड़ा आसान टाइप का थ्योरी लग रहा है, सर ये बोर्ड में पूछ सकता है क्या? बच्चा पूछा है, पूछ नहीं सकता, ये भी पूछा है। ठीक है बच्चा, अब यहां पे थोड़ा बच्चा इनका विक्षेपण हम समझ लेते हैं। विक्षेपण, ठीक है बच्चा, अल्फा कण, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कि बच्चा इसमें तो चार्ज है, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। क्या बोल सकते हैं? विचलित होता है, विक्षेपित होता है। बच्चा आप ये भी बोल सकते हो कि विचलित होता है, विक्षेपित होता है, या बोल सकते हो बच्चा विचलित होता है। समझ गए? क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा कण पे चार्ज है। तो जब बच्चा कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो प्रभावित होगा। हाँ सर, तो यही बात है बच्चा। अब यहां बात करते हैं बीटा कण की। बीटा कण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इस पे भी चार्ज होता है बच्चा। तो विद्युत क्षेत्र और
चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है। अब इसमें बच्चा कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। तो गामा किरण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित विक्षेपित नहीं होता है। तो बच्चा इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इतना लिख दोगे ना अगर बच्चा, तो 5 नंबर तो कोई भी टीचर देने पे मजबूर हो जाएगा। और बच्चा ये पूछता है, यहां से बहुत जगह ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, ये सिर्फ दीर्घ उत्तरीय नहीं है बच्चा, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि अल्फा करके 3 गुणों को लिखे, बीटा करके 4 गुणों को लिखे, या गामा किरण के 3 गुणों को लिखे, ऐसे तो पूछ ही सकता है ना। ऑब्जेक्टिव भी यहां से बन सकते हैं, बहुत सारे तमाम ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए शानदार है, आपके लिए बहुत यूजफुल है। और बच्चा आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। और बहुत अच्छे से बच्चा नोट्स करके इसको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वह सेक्शन है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबके सब बनने लायक होते हैं। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।